एपिसोड 1 नॉवल की दुनिया। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है जो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका किसी वास्तविक घटना नाम से कोई लेना देना नहीं है। अब कहानी के बारे में जान लेते हैं। ये कहानी है ईवा की। ईवा बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, जिस वजह से उसके माँ बाप बचपन में ही उसे बोर्डिंग में डाल देते हैं। वहाँ वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती है, लेकिन उसे लगता है जल्द उसके माँ बाप उसे ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि एक रिसर्च कंपनी उसके माँ बाप को बहुत सारे पैसे देकर उसे अपने साथ ले जाती है। ईवा, जो कभी एक चंचलता से भरी मासूम बच्ची थी, वह खामोश रहने लगती है। वो हंसना खिलखिलाना भूल चुकी थी। हर फोन कॉल पर उसके माँ बाप उसका हाल चाल पूछकर रख देते। उन्होंने कभी उसकी इच्छा जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या चाहती है। ईवा का पूरा समय सिर्फ लैब में बीतता था। अब तो उसके माँ बाप के फोन कॉल आने भी बंद हो चुके थे। ईवा खुद को कैद महसूस करने लगी थी। वो बस रोबोट की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी। उसी समय में उसकी एक दोस्त बन जाती है जो एक बार उसे नॉवेल लाकर देती है। उसे खुश करने के लिए ईवा रात को अपने रूम में उसे पढ़ती है। नॉवेल में विलियन का नाम भी ईवा था और उस कहानी की हीरोइन थी कामना। बहुत पीढ़ियों बाद ईवा का जन्म हुआ था एक लड़की का, इसलिए वो घर की प्रिंसेस थी। उसके माँ बाप ने भाइयों ने डांटना तो दूर की बात है, कभी उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। अपने एक आंसू से सारा घर सर पर उठा लेती थी। जो उसकी ख्वाहिश होती वो तुरंत पूरी हो जाती। ऐसे में वो जिद्दी और बिगड़ैल बन चुकी थी। फिर एक ऐसा हादसा होता है कि उसके भाई उससे नफरत करने लगते हैं, जिससे वो प्यार करती है। उसे पाने के लिए वो हीरोइन को परेशान करती है, जिससे हीरो गुस्सा होकर उसे मार देता है। ईवा पहली बार इस तरह की कोई नॉवेल पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते कब ईवा को नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब वो उठती है वो खुद नॉवेल का किरदार ईवा बन चुकी थी। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, अगर तुम वापस अपनी दुनिया में जाना चाहती हो तो तुम्हें इस कहानी की विलियन ईवा को मरने से बचाना होगा। तुम्हारा असली शरीर कोमा में है। अगर तुम कहानी की विलियन ईवा को नहीं बचा पाई तो तुम्हारा असली शरीर कभी कोमा से बाहर नहीं आएगा और तुम मर जाओगी। क्या ईवा खुद को बचा पाएगी? वो अचानक नॉवेल में कैसे पहुंच गई? इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है जो कहानी के अंत में खुलेगा। तो पढ़िए इस सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानी को। मेरी ये कहानी प्रतिलिपि पर भी है, इसी नाम से, विलियनेस ऑफ द नॉवेल। नॉवेल वर्ड। राधा ने ईवा को देखा। राधा की आंखों में बेइंतहा दर्द था। अपने आंसू पोंछते हुए वो अपने कमरे में आ गई। राघव जी बैठे मैगजीन पढ़ रहे थे। अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखकर वो सब समझ गए। वो उठे और राधा को अपने पास बिठाकर शांत कराते हुए बोले, राधा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। राधा उनके गले लगकर सिसकने लगी, सब मेरी गलती है, मेरे लाड प्यार की वजह से आज। राघव जी राधा की बात को काटते हुए, नहीं राधा, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम नहीं मैं भी हूँ। हम दोनों ने ही कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे ज्यादा लाड प्यार की वजह से हमारी बच्ची अपने ही भाई के साथ ऐसा व्यवहार करेगी। राघव जी का गला रूंध गया। उनके माथुर खानदान में कई पीढ़ियों से लड़की की चाह थी। राघव जी की मां को 3 लड़के हुए, उन लड़कों के भी लड़के ही हुए। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी तब किसी चमत्कार की तरह ईवा का जन्म हुआ। पूरे खानदान में इकलौती लड़की ईवा सबकी लाडली प्रिंसेस थी। उसकी एक मुस्कान से सब खिलखिला उठते और उसके आंसू सबकी जान ले लेते। ईवा की प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई थी, जिस कारण वो बेहद कमजोर थी। घर में हर कोई उसे लाड करता था, लेकिन कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। आज उसका परिणाम उनके सामने था। दोनों पति पत्नी दुखी थे और ईवा ये सब दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। उसके माता पिता ने तो उसे बचपन से ही दूर कर दिया था। हर महीने रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक मोटी रकम उन्हें भेज दी जाती थी। अपने सामने राधा और राघव जी को ईवा ने देखा, जिनकी आंखों में आज भी अपनी बेटी के लिए इतना प्यार था।
राधा की नज़र ईवा पर गई और वो उसके पास आई। 18 साल की ईवा अभी बच्ची ही लगती थी, नाजुक सी गुड़िया की तरह। राधा ने अपने तीसरे बेटे की हालत याद कर दिल पर पत्थर रखकर कठोर आवाज में कहा, ईवा, इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे कारण तुम्हारे भाई को बहुत तकलीफ हुई है। तुम्हें हमारे साथ जाकर उससे माफी मांगनी होगी, ठीक है? ईवा ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। उसे पता था अभी कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं। बिना किसी सबूत के अगर वो अपने ऊपर लगे इल्जाम को इनकार करेगी तो उसका वही हश्र होगा जो नोवेल की ईवा का हुआ था। शाम को राधा घर की मेड मीना से सूप और हल्का खाना बनवाकर पैक कर लेती है। माथुर हाउस मनाली के पहाड़ों से घिरा था, जहां और भी पावरफुल फैमिली रहती थी। वहां से हॉस्पिटल आधे घंटे की दूरी पर था। ये हॉस्पिटल शहर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल था। वीआईपी वार्ड में एक लड़का लेटा हुआ था। उसका एक हाथ मशीनों से घिरा हुआ था। लड़का देखने में बहुत हैंडसम और मासूम था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई थी, जैसे जीने की सारी उम्मीदें छूट गई हो। ये था समर, ईवा से 1 साल बड़ा, भाइयों में सबसे छोटा। उसके पास उसके दोनों भाई सागर और सम्राट भी बैठे थे। अपने भाई की हालत देख वो भी बहुत दुखी थे। राधा अंदर दाखिल हुई। हमेशा मुस्कुराते रहने वाले अपने बेटे को ऐसे जिंदगी से निराश देख राधा के दिल में टीस उठी। अपने आप को संभालते हुए होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए वो समर के पास आई। देख समर, मम्मी तेरे लिए खाना लेकर आई है। तेरी फेवरेट डिश है, अपनी मम्मी के हाथ से खाएगा ना? समर ने राधा को देखकर मुंह फेर लिया। राधा उसके पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश करने लगी। कामना आई थी, उसने खिला दिया है इसे, सम्राट ने कहा। राधा एक पल को खामोश हो गई। कामना उनके घर की मेड लता की बेटी थी। लतिका के पति की मृत्यु होने के कारण लता अपनी बेटी को अपने साथ ही रखना चाहती थी। राधा को कोई परेशानी नहीं थी, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। कामना अपनी माँ के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। समर और ईवा की लड़ाई भी कामना को लेकर हुई थी, लेकिन राधा कामना को भी तो दोष नहीं दे सकती थी। गलती उसकी बेटी ईशा की ही थी। आखिर उसका भाई पूरी जिंदगी बिना दोस्तों के कैसे रह सकता था? अच्छा है तुमने खा लिया, खाने से तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी और तुम्हारा हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा सर्जन ढूंढ रहे हैं, तुम हिम्मत मत हारो। समर उदासीनता से घिरा हुआ था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। झूठ मत बोलो, मेरे हाथ की नसें खराब हो गई है, अब मैं कभी म्यूजिक नहीं बजा पाऊंगा। अपाहिज हो चुका हूँ मैं। नहीं समर, ऐसा मत बोल, सब मेरी गलती है। मैं जानती हूँ तू अभी सदमे में है। राधा की आंखों में आंसू भर आए। आप क्यों माफी मांग रही है? माफी तो उसे मांगनी चाहिए। कहो उसे मुझे अपना हाथ काट कर दे दे, मैं सब भूल जाऊंगा, समर ने गुस्से में भरकर कहा। समर, राधा का गला रूंध गया। मैं मानती हूँ उससे गलती हुई है, लेकिन वो अभी बच्ची है और तुम्हारी छोटी बहन। बहन? आप सब के सब बुरे हो, किसी को मेरी परवाह नहीं है। एक वो ही आपकी बेटी है, मुझे तो सड़क से उठाया होगा। समर गुस्से में फट पड़ा। उसका दिल आक्रोश से भरा पड़ा था। समर, अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं? राघव जी ने उसे डांटा और राधा को चुप कराने लगे। सम्राट ने समर को समझाते हुए कहा, मैं समझता हूँ माँ, पापा की गलती है, लेकिन ईवा का हाथ तोड़ देना भी प्रैक्टिकल नहीं है। हम सब उपाय सोच रहे हैं। तुझे शांत रहना होगा। भाई तुझसे वादा करता है ईवा को सजा जरूर मिलेगी। सम्राट सबसे बड़ा था। पापा के बाद घर में उसी की चलती थी। समर कुछ हद तक शांत हो गया। वैसे भी ईवा का हाथ तोड़कर भी कौन सा उसका हाथ वापस आ जाएगा? समर ने आंखें बंद कर ली। एक बार फिर वो गहरे अंधकार में डूब गया। ईवा दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। समर का हाथ फ्रेम पर लटका हुआ था, जिस पर बहुत सारी मेडिकल मशीनें लगी हुई थी। नॉवेल में समर का हाथ कभी ठीक नहीं हुआ था, जिस कारण वो ईवा से बेहद नफरत करने लगा था। ऊपर से जब वो देखता कैसे उसके माँ बाप अभी भी ईवा से प्यार करते हैं
उसका मन करता ईवा को मार ही दे। ऐसे गहरे अंधकार में उसका एक ही सहारा थी इस नॉवेल की हीरोइन कामना। एपिसोड 2, समर से मिलना। ईवा ने अपने हाथों को देखा, वो ऑपरेशन कर सकती थी। रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसने बहुत सारी सर्जरी की थी, लेकिन अभी के लिए उसे पर्याप्त मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए थे और प्रैक्टिस भी, जिससे उसके हाथ ना कांपे। सम्राट ने ईवा को देख लिया और बाहर निकल आया। अंदर आकर माफी मांगो, उसकी आवाज सर्द थी। वो गुस्सा हो जाएगा, ईवा ने सिर झुकाकर कहा। ओह, तो तुम्हें पता है कि वो गुस्सा हो जाएगा? ये सब करने से पहले नहीं सोचा था? मैं कुछ नहीं जानता। अगर समर ने तुम्हें माफ नहीं किया तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जाओ और माफी मांगो। सम्राट की भौहें तनी हुई थी। सम्राट लंबा था और ईवा सिर्फ उसके सीने तक आ रही थी। सफेद फर वाले स्वेटर, पिंक जीन्स और पिंक बूट्स में वो सफेद खरगोश की तरह लग रही थी, पर सम्राट को लगता था उसकी बहन जैसी मासूम दिखती है, उतनी है नहीं। उसका दिल कोयले की तरह काला हो गया है। ईवा ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर घुस गई। समर की नजर जैसे ही ईवा पर गई, गुस्से से उसका रोम रोम कांप उठा। बहुत खुश होना मुझे ऐसे देखकर। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे अपाहिज बना दिया। अब मैं कभी पियानो नहीं बजा पाऊंगा, कभी नहीं। समर चिल्लाता रहा और ईवा सिर झुकाकर सब सुनती रही। अगर सागर ने उसे ना पकड़ा होता तो वो उछलकर ईवा पर झपट पड़ा होता। ईवा को चुप देखकर भी समर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने अपने पास रखा टिफिन बॉक्स अपने सही वाले हाथ से उठाया और ईवा की ओर फेंक दिया। ये टिफिन बॉक्स कामना लाई थी समर के लिए। समर की भूख मर चुकी थी, इसलिए उसने थोड़ा सा ही खाया था। टिफिन बॉक्स ईवा के सिर पर लगा और उसका सारा खाना ईवा के ऊपर गिर गया। ईवा की हालत देखकर राधा का दिल बैठ गया। ईवा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या हुआ? बुरा लग रहा है? जरा सी चोट लगी तो इतना बुरा लग रहा है? मेरा सोचो, जिसका एक हाथ जिंदगी भर के लिए खराब हो गया, मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। ईवा की ओर बढ़ते राधा के कदम ठिठक गए। वो दोनों बच्चों के बीच फंस चुकी थी। मैं अभी आती हूँ। अपनी माँ को दोराहे से निकालने के लिए ईवा बाहर निकल गई। अपनी बेटी को इस तरह जाता देख राधा का मन विचलित हो उठा, लेकिन समर के कारण वो कुछ नहीं कह पाई। कुछ देर बाद राधा बाहर आई। ईवा वैसे ही खड़ी थी। राधा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें। मैं बाहर आपका इंतजार करती हूँ, ईवा ने चुप्पी तोड़कर कहा। ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना, राधा ने कहा और वापस अंदर चली गई। उसके बाद राधा ने समर के पास हॉस्पिटल में ही रुकने का फैसला किया। समर की मानसिक स्थिति इस समय सही नहीं थी, ऐसे में उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। राघव जी और सम्राट ईवा के साथ घर की ओर निकल गए। सम्राट ड्राइवर के बराबर में आगे बैठा था, ईवा और राघव जी पीछे बैठे थे। ईवा, एक हफ्ते तक तुम कॉलेज नहीं जाओगी। छुट्टी की बात मैं तुम्हारे कॉलेज में कर लूंगा, घर रहकर अपनी गलती पर ध्यान दो, सम्राट सख्ती से बोला। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। सम्राट, ईवा का अभी फर्स्ट ईयर है, इतनी कठोर सजा? राघव जी ने टोका। पापा प्लीज, आपने और मम्मी ने वादा किया था कि आप ईवा के साथ सख्ती करेंगे। वैसे भी कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने से ज्यादा जरूरी एक अच्छा इंसान बनना है। राघव जी चुप हो गए। सुन रही हो तुम? एक हफ्ते घर पर रहकर अपनी गलती पर विचार करो, आगे से ऐसा कभी ना हो, सम्राट ने कड़क आवाज में कहा। ईवा ने हाँ में सर हिला दिया। नॉवेल में ईवा ने इसी बात पर सम्राट से बहुत लड़ाई की थी। वो नहीं जानती थी सम्राट ये सब उसी के भलाई के लिए कर रहा था, जिससे उसकी बहन एक अच्छी नेक दिल इंसान बने, लेकिन वो कभी इस बात को नहीं समझ पाई। दोनों के बीच खाई इतनी गहरी हो गई कि सम्राट ने ईवा से कोई उम्मीद ही छोड़ दी। ईवा की जगह उसने कामना को दे दी, जो समझदार थी। कामना की कामयाबी में सम्राट का बहुत बड़ा रोल था। घर आकर राघव जी और सम्राट अपने अपने कमरों में चले गए। ईवा अपने कमरे में ना जाकर अपने भाई सागर के लेब रूम में चली गई।
सागर लंदन से बायोलॉजी पढ़ रहा था। घर पर उसका बायो लैब भी था। ईवा अंदर आई। वहां माइक्रोस्कोप भी था, सर्जरी के जितना परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिलहाल उसका काम हो गया था। ईवा किचन से अंडे लाई और एक्सपेरिमेंट करने लगी। इसी तरह वो काफी बिजी थी कि घर में एक मेहमान की एंट्री हुई। वो था इस कहानी का हीरो। एपिसोड 3, केशव ईवा का टीचर। सम्राट ने केशव को बुलाया था ईवा को ट्यूशन देने के लिए और सबसे ज्यादा उसे कुछ तमीज सिखाने के लिए। केशव इस कहानी का हीरो था, बहुत मेहनती और टैलेंटेड। उसकी माँ जिससे प्यार करती थी उससे उनका ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। अपने बच्चे को वो अकेले ही पालती है। केशव को अभी नहीं पता वो बहुत बड़े खानदान का बेटा है। ये सब आगे जाकर उसे पता चलता है। फिलहाल अपनी माँ के इलाज और अपनी कॉलेज फीस के लिए उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, जिस कारण वो ईवा को ट्यूशन देने को तैयार हो गया। जबकि उसने ईवा के बारे में बहुत सुना था कि वो अमीर खानदान की बिगड़ी हुई लड़की है, एकदम जिद्दी और बिगड़ एल अपनी मनमानी करने वाली, पर सम्राट उसे अच्छे पैसे दे रहा था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। कहानी में ईवा इसी दौरान केशव के प्यार में पड़ जाती है, क्योंकि यही समय था जब सबने उससे मुंह मोड़ लिया था। केशव उसे अपना सा लगने लगा था। ईवा को जब पता चला घर में केशव आया है, वो अपने कमरे से बाहर ना निकली, लेकिन अब तक छिपती सम्राट उसके कमरे में आया। ईवा मेरे साथ आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। ईवा सम्राट के साथ उसके स्टडी रूम में आई, जहां पहले से ही केशव बैठा था। कहानी का हीरो था केशव, बहुत हैंडसम भी था। वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स में वो चार्मिंग लग रहा था, पर ईवा को इससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि केशव ही नोवेल वाली ईवा की मौत का कारण था। ईवा का कॉलेज पूरा होते ही केशव से उसका मिलना नहीं हुआ था, लेकिन ईवा उसे नहीं भूल पाई। घर में या बाहर सभी उसे गलत समझते थे, उससे नफरत करने लगे थे। ऐसे में ईवा पूरी तरह केशव के प्यार में पागल थी। जब वो दोबारा केशव से मिली, केशव वो पुराना वाला गरीब लड़का नहीं बल्कि एक करोड़पति परिवार का प्रिंस बन चुका था। पर ईवा उसके पैसों से नहीं, उससे प्यार करती थी। लेकिन केशव उसे नहीं, कामना को प्यार करता था, क्योंकि कामना एक सुंदर, समझदार, सुलझी हुई लड़की थी जिसने अपनी काबिलियत से सब कुछ पाया था। ईवा की तरह नहीं, जो एक नंबर की नकचड़ी घमंडी थी, जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुई थी, जिसे सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाया करता था। ईवा से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो बदले की आग में जल उठी। जो उसका नहीं हुआ वो किसी और का भी नहीं हो सकता। उसने केशव और कामना को तबाह करने की ठान ली, लेकिन इस सब में उन दोनों को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो खुद ही मर गई। ईवा को अब ये सब नहीं दोहराना था। केशव की नज़र ईवा पर गई, जो 18 साल की उम्र में 16 साल की लग रही थी। मासूमियत उसके चेहरे पर कूट कूट कर भरी थी। आंखें बड़ी बड़ी गोल थी, बालों की ऊंची सी पोनी टेल बनाई हुई थी। वाइट टॉप और पिंक शॉर्ट्स में वो नजरें झुकाए खड़ी थी। जैसा सुना था ये वैसी तो नहीं लगती, या भूली होने का नाटक कर रही है। केशव ने मन ही मन सोचा। उसने सुना था कैसे ईवा ने अपने ही भाई को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिस कारण समर का हाथ खराब हो गया। केशव के दिल में ईवा की कोई अच्छी इमेज नहीं थी। ये है केशव तुम्हारे लिए ट्यूटर, जब तक तुम घर पर रहोगी यही तुम्हें पढ़ाएंगे। उसके बाद वीकेंड में सम्राट ने केशव को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर हिदायत देते हुए कहा, और हाँ, तुम केशव को परेशान मत करना, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ईवा ने हाँ में सिर हिला दिया। दरअसल वो बहुत कम बोलती थी, कारण था वो बचपन से रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेज दी गई थी, जहाँ वो अपने पेरेंट्स को बहुत याद करती थी। धीरे धीरे वो गुमसुम रहने लगी थी। ये खामोशी ही उसकी दोस्त थी। ठीक है फिर केशव, तुम आज से ही अपना काम शुरू कर दो। सम्राट के कहने पर केशव ने हाँ कहा और ईवा के पीछे उसके स्टडी रूम में आ गया। वैसे भी उसे इस नौकरी के हर दिन पैसे मिलने वाले थे। अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए उसे इस समय पैसों की सख्त जरूरत थी। ईवा का स्टडी रूम पिंक शेड में था, प्रिंसेस स्टाइल। केशव ने चारों तरफ देखा। ईवा वाकई में माथुर खानदान की प्रिंसेस थी। बाहर लोग कहते हैं
कि वो डेविल है। खैर उसे क्या, चाहे प्रिंसेस हो या डेविल, उसे तो अपना काम करने से मतलब है। पहले तुम ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करके दिखाओ, इससे मुझे पता चलेगा तुम्हें कहाँ परेशानी होती है। केशव ने एक क्वेश्चन पेपर आगे बढ़ाया। ईवा ने पेपर लिया। केशव कुछ दूरी पर सोफे पर बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था। एक क्वेश्चन करने के बाद ईवा धीरे से अपना फोन निकालकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद केशव उठा और ईवा की तरफ आया। ईवा ने तुरंत फोन नीचे छिपाकर लिखना चालू कर दिया। केशव ने देखा ईवा ने एक ही क्वेश्चन करा है लेकिन सही करा है। वो उसे जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बताता है। वो एक टॉपर स्टूडेंट था और उसके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा था। पढ़ाते हुए एक बार केशव की उंगलियां ईवा की उंगलियों से छू जाती है। ईवा सहमकर एकदम से पीछे हो गई। उसकी आंखों में डर था। केशव हैरान रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गुंडा हो, लेकिन ईवा ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। वो अजनबी लोगों से डरती थी और केशव से तो वो जितना दूर रहे उतना अच्छा था। आखिर केशव ही नॉवेल वाली ईवा की मौत का कारण था और अब वो उसी नॉवेल में कैद थी। रात को जब राघव जी घर आए वो ईवा को दादा दादी की हवेली ले गए। दादा दादी अकेले रहते थे लेकिन कोई ना कोई उनसे मिलने आता रहता था, चाहे कोई भी त्योहार हो या कोई खास बात। हवेली में नौकर चाकर तो लगे ही रहते थे। ईवा जैसे ही हवेली में दाखिल हुई दादा दादी लिविंग रूम में ही उनका इंतजार कर रहे थे। ईवा को देखते ही दादी माँ ने ईवा को अपने पास खींच लिया। मेरी गुड़िया बेटा, किसी ने तुझे डांटा तो नहीं? दादी माँ ईवा को ऊपर से नीचे तक देखने लगी कि वो सही सलामत तो है। ये देखकर राघव जी की भौहें तन गई। माँ, चोट समर को लगी है, ईवा को नहीं, और इस बार गलती ईवा की है। एपिसोड 4, दादी का प्यार। दादी माँ ईवा को ऊपर से नीचे तक देखने लगी कि वो सही सलामत तो है। ये देखकर राघव जी की भौहें तन गई। माँ, चोट समर को लगी है, ईवा को नहीं, और इस बार गलती ईवा की है। तू चुप कर, दादी माँ ने राघव जी को डांट लगाई दी। मुझे मेरी ईवा पर पूरा यकीन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। देखा भी है कितनी कमजोर है ये क्या किसी को धक्का देगी वो अपने भाई को? तू इस पर यकीन कर सकता है, मैं नहीं। समर का खुद ही पैर फिसला होगा और इल्जाम बेचारी ईवा पर लगा दिया। कोई विश्वास करे ना करे, दादी माँ को ईवा पर पूरा विश्वास था। उनके 3 बेटे हुए थे, उन्हें बेटी की बड़ी चाह थी लेकिन उनके एक भी लड़की नहीं हुई। दादी माँ ने अपनी उम्मीदें अपने बेटों से लगा ली। तीनों की शादी हो गई, किसी के तो लड़की होगी लेकिन नहीं। 8 पोते हो गए लेकिन पोती एक भी नहीं। दादी माँ बहुत मन्नतें मांगी, पूजा करनी, आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और ईवा का जन्म हुआ। ईवा उन्हें अपने बेटों से भी ज्यादा प्यारी थी। बचपन में ज्यादातर वो हवेली में ही रहती थी। दादी माँ को पता था ईवा थोड़ी गुस्से वाली नकचड़ी हो सकती है लेकिन उसका दिल कपटी नहीं है। घर में सबको वो बहुत यार करती है। माँ, आप ईवा की साइड लेना बंद करो, ऐसे तो ये और बिगड़ जाएगी, राघव जी ने समझाया। तू कहना क्या चाहता है? मुझे बच्चे पालने नहीं आते? 3 बच्चों को पाला है मैंने और आज जब मैं बूढ़ी हो गई तो तू मेरी परवरिश पर सवाल उठा रहा है। दादी माँ की जोरदार फटकार के बाद एक पल तो राघव जी देखते ही रह गए, फिर होश में आकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोले, माँ, तुम जानती हो मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी हो, मुझे अपनी ईवा पर पूरा विश्वास है और वो तुम्हारे घर की मेड। उसे निकालो घर से। नौकर मालिक की सेवा के लिए होते हैं, गुस्सा दिलाने के लिए नहीं। अगर ईवा को वो लड़की पसंद नहीं है तो उसे घर में नहीं रहना चाहिए। दादी माँ ने राघव जी का हाथ झटक दिया। ईवा ने देखा दादी माँ और डैड में उसे लेकर झगड़ा हो रहा है। उसने धीरे से दादी माँ का हाथ खींचा। दादी माँ, आप डैड को कुछ मत कहो, गलती मेरी ही थी। ईवा ने कहानी के बारे में सोचा। नॉवेल में ईवा ने भले ही समर को धक्का ना दिया हो पर कामना को लेकर झगड़ा करना भी गलत था। आखिर समर किसी को भी अपना दोस्त बनाए, वो उसकी लाइफ है। नॉवेल में ईवा अड़ियल तो थी। दादी माँ ने ईवा को गले लगा लिया।
राघव जी को भी लगा उनकी बेटी सच में बदलने की कोशिश कर रही है। दादाजी जो अब तक चुप थे, उन्होंने ईवा को अपने पास बुलाया। ईवा सिर नीचा करके उनके पास आकर खड़ी हो गई। दादाजी भी दादी की तरह ईवा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन घर के बड़े होने के नाते उन्हें अपने पोते समर के लिए भी सोचना था। पहले मैं तुम पर गुस्सा था, लेकिन तुमने अपनी गलती मांगी, मुझे अच्छा लगा। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। जी दादाजी, ईवा ने मासूमियत से कहा। दादी माँ आई और ईवा को अपने पीछे खींचकर दादाजी पर गुस्सा करने लगी। तुम मेरी पोती को क्यों डांट रहे हो? एक तो पहले ही सबने बहुत सुनाया है उसे। ये बात उन्होंने राघव जी को देखकर कही। कुछ देर बाद सबने डिनर किया। दादाजी और राघव जी बैठकर सोफे पर बातें कर रहे थे। सुना है वो लड़का मनाली आ रहा है? राघव जी समझ गए दादाजी किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, वो आ गया है मनाली। तुम दूर रहना उससे, सुना है बहुत बड़ा सनकी है। दादाजी ने कहा। हाँ, सनकी भी और खतरनाक भी। ओबरोए खानदान का इकलौता बेटा है, फिर भी कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्शन में नहीं रहता वो। दादाजी ने सुना था मनन ओबरोए के साथ हर समय बॉडीगार्ड्स रहते हैं। सिर्फ इकलौता वारिस ही नहीं, उसे दिल की बीमारी भी है, इसलिए उसके दादाजी उसे संभाल कर रखते हैं। अच्छा? हाँ, और आपको पता है मनन के चाचा जी विक्रम भी बहुत पावरफुल है। विक्रम पहले बहुत शैतान था, इस चक्कर में उसने बहुत सारे दुश्मन भी बना लिए। एक बार उसका किडनैप हो गया और विक्रम की जान बचाने के लिए उसके बड़े भाई की जान चली गई। जब से ही विक्रम सुधर गया और खुद को मनन का अपराधी मानने लगा, इसलिए विक्रम ने कभी शादी नहीं की। उसकी सारी संपत्ति का वारिस मनन है। ईवा जो आइसक्रीम खा रही थी ये सब सुन रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मनन? ये तो इस कहानी का विलेन है। मनन ओबरोए कहानी का विलेन था। ईवा को बस इतना ही पता था, वो बेहद खतरनाक और सनकी था और केशव से उसकी दुश्मनी थी। नॉवेल में जब ईवा की मौत हो जाती है उसके बाद वो सो गई थी और फिर इस नॉवेल में आ गई, इसलिए आगे केशव और मनन में क्या हुआ वो उसे भी नहीं मालूम। राघव जी ईवा को लेकर जाने लगे तो दादी माँ उन्हें रोकने लगी। तू दिन भर ऑफिस में रहता है, राधा हॉस्पिटल में है, ईवा घर में अकेली क्या करेगी? इसे यहीं छोड़ जा। माँ ये मिलने आ जाएगी आपसे। राघव जी को डर था दादी माँ के लाड़ प्यार में ईवा फिर से ना बिगड़ जाए, इसलिए उन्हें समझा बुझाकर वो ईवा को घर ले आए। अगले दिन सुबह का समय। सम्राट का सिर भारी हो रहा था, उससे उठा ही नहीं जा रहा था। गला भी भारी था, शायद उसे फीवर था। पापा ऑफिस चले गए थे और माँ घर में थी नहीं। सम्राट वापस लेट गया, शायद लेटकर आराम मिले। कुछ देर बाद उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और ईवा अंदर आई। सम्राट को एहसास हुआ ईवा का नाजुक हाथ अपने माथे पर, फिर वो कमरे से निकल गई। सम्राट को लगा वो चली गई, लेकिन 5 मिनट बाद ईवा हाथ में कुछ लेकर आई। वो ठंडे पानी का बाउल था और सफेद रुमाल। ईवा ने दोनों चीज टेबल पर रखी और मेडिकल किट से दवाई निकालकर सम्राट के पास आई। सम्राट ने हल्की सी आंखें खोलकर ईवा को देखा। तुम्हें कैसे पता चला मैं बीम हूँ? एपिसोड 5, ईवा की केयर। सम्राट को एहसास हुआ ईवा का नाजुक हाथ अपने माथे पर, फिर वो कमरे से निकल गई। सम्राट को लगा वो चली गई, लेकिन 5 मिनट बाद ईवा हाथ में कुछ लेकर आई। वो ठंडे पानी का बाउल था और सफेद रुमाल। ईवा ने दोनों चीज टेबल पर रखी और मेडिकल किट से दवाई निकालकर सम्राट के पास आई। सम्राट ने हल्की सी आंखें खोलकर ईवा को देखा। तुम्हें कैसे पता चला मैं बीमार हूँ? बोलने में भी उसे काफी तकलीफ हो रही थी। आप आज समय पर नहीं उठे, ईवा ने छोटा सा जवाब दिया। रोजाना सम्राट जल्दी उठता था, एक्सरसाइज करता था। जब आज उसे देर हो गई ईवा को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने देखा तो सच में सम्राट को फीवर था।
ईवा ने सम्राट का सिर पकड़कर दवाई खिला दी और पानी पिला दिया। दवाई के असर से सम्राट गहरी नींद में सो गया। इस दौरान ईवा उसके पास ही रही ठंडी पट्टियां करती रही। जब सम्राट उठा, ईवा सामने कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। उसे उठता देख ईवा बाहर निकल गई और गर्मागर्म सूप लेकर आई। सूप की खुशबू से सम्राट को एहसास हुआ उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। एक बाउल सूप पीकर उसे बहुत अच्छा लगा। सूप भी बहुत टेस्टी था। ईवा फिर बाहर गई और इस बार उसके हाथ में ट्रे थी। ट्रे में ब्रेकफास्ट था, चीज टोस्ट, फ्रेश फ्रूट सलाद और ऑरेंज जूस। खाना खूबसूरती से सजाया गया था। सम्राट ने सारा ब्रेकफास्ट चट कर दिया। उसे लगा उसका शरीर एनर्जी से भर गया। ईवा चली गई। सम्राट के दिल में ईवा के प्रति गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। सम्राट ने गर्म पानी से शॉवर लिया और अपना लैपटॉप लेकर काम करने लगा। काम करते हुए उसे स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट याद आया। मीना आंटी कब से वेस्टर्न ब्रेकफास्ट बनाने लगी था, तो बहुत टेस्टी। जब समर घर आएगा उनसे फिर बनवाऊंगा, समर खुश हो जाएगा। सम्राट को नहीं पता था आज तो मीना आंटी ने छुट्टी ले रखी थी। घर पर सिर्फ वो और ईवा ही थे। अगले 5 दिनों तक ईवा एक्सपेरिमेंट करती थी, केशव से ट्यूशन लेती थी। फिलहाल उसके 2 मेन मकसद थे। पहला समर के लिए सर्जरी करना और उसका हाथ ठीक करना, और दूसरा था अपनी बेगुनाही साबित करना। उसके लिए उसे वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए थी। ये हादसा रिसोर्ट में सीढ़ियों के ऊपर हुआ था, जहां कैमरा तो होगा ही, लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया, बल्कि सबने समर की बात मान ली थी। यहाँ तक नॉवेल में ईवा ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वो पहले तो मना करती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब किसी ने उसकी नहीं सुनी तब ईवा चिल्लाई, हाँ मैंने भी धक्का दिया था। समर को कर लो जो करना है। एक काम करो, मेरा हाथ काटकर समर को दे दो। अगले दिन सम्राट ईवा को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। ईवा ने कंधे पर एक बैग ले रखा था जो काफी भरा हुआ लग रहा था। सम्राट ने देखा लेकिन कुछ पूछा नहीं। कार घर से निकालते ही उसे कामना दिख गई, जो लंच बॉक्स लिए खड़ी थी। आज वीकेंड था, शायद कामना समर के लिए ही लंच लेकर जा रही थी। सम्राट ने उसके सामने गाड़ी रोक ली। आ जाओ। आवाज सुनकर ईवा ने भी बाहर देखा। वो पहली बार इस नॉवेल की हीरोइन कामना को देख रही थी। जैसा नॉवेल में लिखा था, कामना देखने में सुंदर थी। ओवल चेहरा, गोरा रंग और तीखे नैननक्श। आप जाइए, मैं बस लेकर चली जाऊंगी, कामना ने नम्रता से कहा। यहाँ इस समय बस नहीं मिलेगी, वैसे भी हम सब एक ही जगह तो जा रहे हैं, चलो, सम्राट ने फिर कहा। तो कामना बैठ गई। वो सम्राट के साथ आगे बैठी थी, क्योंकि पीछे ईवा के पास कपड़ों का बड़ा सा बैग रखा था। सम्राट ने रियल व्यू मिरर से ईवा का चेहरा देखा। अगर ईवा सच में बदल गई है तो उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। सम्राट ने देखा, गुस्सा तो दूर की बात है, ईवा उनकी तरफ देख भी नहीं रही बल्कि अपने फोन में लगी हुई थी। सम्राट कामना से समर के बारे में पूछने लगा। 2 साल से वो घर से बाहर था, इसलिए कामना समर के उससे बेहतर जानती थी। दोनों में काफी बातचीत हुई। कभी कभार दोनों एक नज़र ईवा को देख लेते, लेकिन ईवा तो जैसे अपनी ही दुनिया में थी। हॉस्पिटल पहुंचकर सम्राट ने ईवा को बाहर रुकने को कहा और खुद कामना के साथ अंदर चला गया। ईवा चुपचाप अपना बैग लिए कॉरिडोर में रखी बेंच पर बैठ गई। उसके सामने वाली बेंच पर एक लड़का लेटा हुआ था। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाजें आ रही थी, जैसे वो भूखा हो। ईवा ने अपने बैग से लंच बॉक्स निकाला। ये लंच उसने अपने हाथों से समर और माँ राधा के लिए बनाया था, लेकिन घर से निकलते ही कामना मिल गई। अब उसके लंच के सामने उसके खाने की कोई कीमत नहीं थी। फेंकने से अच्छा था किसी भूखे को ही दे दिया जाए। ईवा आगे बढ़ी और उस लड़के के हाथ को हल्के से हिलाया। लड़के ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया। सबसे पहले तो ईवा ने ये देखा कि ये लड़का इतना ज्यादा हैंडसम था कि वो इंसान कम और वंपायर किंग ज्यादा लग रहा था। ये लंच तुम खा लो, मैंने आज सुबह ही बनाया था, अभी किसी ने नहीं खाया। ईवा ने लंच उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने इसलिए बताया कि लड़के को ये ना लगे कि वो बचा कुचा खाना उसे दे रही है।
मनन की शार्प नजर अपनी सामने खड़ी डॉल जैसी लड़की पर गई, फिर उसके हाथ में पकड़े पिंक लंच बॉक्स पर। ये बच्ची उस पर दया कर रही है। मनन ओब्रोए के अब ये दिन आ गए। तभी वार्ड से किसी के बाहर निकलने की आवाज आई। ईवा ने तुरंत लंच बॉक्स मनन के हाथों में थमा दिया और भागकर वार्ड की तरफ चली गई। मनन के पतले होठों पर मुस्कुराहट आ गई, वो इस समय बहुत कातिलाना लग रहा था। राधा वार्ड से बाहर निकली और ईवा को लेकर अंदर चली गई। ईवा को देखते ही समर, जो अभी तक शांत था, गुस्से में उफनने लगा। क्यों आई हो यहाँ? मैं अपाहिज हो गया इसका तमाशा देखने या मगरमच्छ के आंसू बहाने? राधा का दिल दुख रहा था, वो समर को रोकना चाहती थी लेकिन सम्राट ने इशारे से मना कर दिया। राधा चुप रही, वो समझती थी इस समय वो जितना ईवा का बचाव करेगी, समर ईवा से उतनी ही नफरत करेगा। ईवा तो सब चुपचाप सुनती रही। तुम्हारे चुप रहने से या मेरे लिए कुछ भी करने से मेरा दिल नहीं पिघलेगा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता। बहुत देर तक कोसने के बाद समर थककर चुप हो गया। माँ, आज मैं समर के पास रुक जाता हूँ, आप घर चली जाओ, सम्राट ने कहा। ठीक है। राधा ईवा को लेकर निकल गई। पार्किंग एरिया तक आकर राधा ने अपनी नन्ही गुड़िया को देखा। ईवा, तुमने बहुत अच्छा किया जो कुछ नहीं बोला। अपने भाई को थोड़ा समय दो, वो गुस्से में कुछ भी बोल रहा है, लेकिन तुम उसकी नन्ही परी हो, वो तुमसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाएगा। ईवा ने हाँ में सर हिला दिया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटे की ऐसी हालत, ऊपर से उसके बच्चे ही आपस में लड़ रहे हैं, ये किसी भी माँ के लिए असहनीय पीड़ा थी। ईवा ने अपना हाथ राधा के आंसू साफ करने के लिए बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया। वो इन रिश्तों में बिल्कुल नई थी। राधा ने ईवा की हरकत देखी और फिर उससे अपने आंसू नहीं रोके गए। ईवा के गले लगकर वो जोर जोर से रोने लगी। ईवा की मासूम आंखें बड़ी हो गई। राधा को कांपता महसूस कर ईवा ने अपना हाथ राधा की पीठ पर रख दिया। कुछ देर जी भर रोने से राधा के मन हल्का हो गया। वो ईवा से अलग हुई और बोली, ईवा, अब तुम्हें अच्छी बच्ची बनना है, ऐसी कोई शैतानी नहीं करनी जिससे किसी को तकलीफ हो। ईवा ने हाँ में सर हिला दिया। राधा ने ईवा का माथा चूम लिया। तुम्हारे पापा सर्जन ढूंढ रहे हैं, समर का हाथ जरूर ठीक हो जाएगा और हम सभी पहले की तरह खुशी खुशी रहेंगे। राधा ईवा को तसल्ली दे रही थी, साथ में खुद को भी।